चैनल विक्टोरियस एकेडमी में और आप इस समय स्टडी कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस क्लास 10 के चैप्टर की। आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया था एक यूनिट, वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसको हम लोगों ने न्यूट्रिशन नाम दिया। अब सेकंड टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए बच्चों, इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या होता है कि अगर आपने जो खाया है, जो एब्जॉर्ब किया है, उसके बाद एसिमिलेशन हुआ है, वो खाना डायरेक्ट हमको एनर्जी देता है क्या, या किसी और फॉर्म में एनर्जी बनाता है? तो बस इसे कुछ खिचड़ी को हम लोगों को यहाँ पर पकाना है और जल्दी से एक अच्छे से स्वाद के साथ खा लेना है, यानी कि कंप्लीट समझ लेना है कि कैसे रेस्पिरेशन होता है या व्हाट इज रेस्पिरेटरी प्रोसेस। आप लोगों ने क्लियर कर रखा है दैट फूड इज फ्यूल, है ना, आप लोगों ने यही पढ़ा है। तो जो खाना हम लोग खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, वो खाना एक्ट एज अ फ्यूल, एज अ ईंधन हमारे शरीर में, जो हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो क्या मैम डायरेक्टली एनर्जी मिलती है? हाँ, भी कह सकते हो, क्योंकि अभी आपने चैप्टर आगे पढ़ा ही नहीं है। तो इस फूड को हम लोग एज अ फ्यूल मान सकते हैं, और इसके साथ ही साथ है इसी जो आपका एसिमिलेटेड फूड होता है, इसको हम लोग रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू में यूज़ कर सकते हैं, बिल्डिंग ऑफ सेल्स में यूज़ कर सकते हैं। तो द चैप्टर स्टार्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द लाइन इज digested food is assimilated into the body of living organism for two purpose। अभी आप लोगों ने सीख लिया है कि मेनली दो पर्पस के लिए इस फूड का एसिमिलेशन होना जरूरी है। किसी को याद है एसिमिलेशन? एसिमिलेशन के बारे में आपको बताया था, पूरी बॉडी में उस एब्जॉर्ब फूड को पहुंचाना, आपके सर में, मतलब ब्रेन से लेकर पैर के नाखून तक उस फूड को पहुंचाना, किसके थ्रू? ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। क्यों दो पर्पस? कौन कौन से दो पर्पस? तो आपका आंसर है इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल टू गेट एनर्जी। अभी तो बताया हूं ना कि इसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं, और इसको एज अ मटेरियल यूज कर सकते हैं, काय के लिए? ग्रोथ के लिए और रिपेयरिंग ऑफ बॉडी के लिए। तो बस उस खाने का यूज करके एनर्जी को रिलीज करना ही तो रेस्पिरेशन कहलाता है। देखा कैसे आप लोगों ने कनेक्ट कर लिया, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में आप कूद गए, क्योंकि खाना खाया, खाना खा के हमको एनर्जी मिली, बस उसी एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस ही रेस्पिरेशन कहलाती है। अब ये रेस्पिरेशन होता कैसे है ये समझते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अच्छा, अगर आपसे इसके पहले पूछा जाता कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, या अभी भी अगर आपसे पूछे रेस्पिरेशन क्या होता है, आधे बच्चे बोलेंगे मैम ऑक्सीजन को लेना, CO2 को छोड़ना, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यही तो पढ़ा है ना आपने, मतलब पढ़ा क्या है, यही समझा है छोटे बच्चों की तरह। लेकिन कोई कुछ कर भी नहीं सकता बेटा, छोटे बच्चों को यही सिखाया जाता है। लेकिन आप 10th में आ गए हो, इतने से बड़े हो गए हो, तो थोड़ा साइंटिफिकली इसको प्रूव करते हैं और साइंटिफिकली समझते हैं कि रेस्पिरेशन ये नहीं है, ये जो ऑक्सीजन को ले रहे हो, CO2 को छोड़ रहे हो, यार ये तो ब्रीदिंग है। समझ में आया? इट इज अ ब्रीदिंग प्रोसेस बच्चा, ये फिजिकल है। केवल हम लोग होल्स से, नोस्ट्रिल से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, फिर कुछ होता है अंदर, वो प्रोसेसिंग आपको समझाएंगे, और उसके बाद उस CO2 को बाहर छोड़ दिया जाता है। तो इट इज जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस, यानी कि ऑक्सीजन को लेना, CO2 को छोड़ना, इट इज अ ब्रीदिंग, नॉट रेस्पिरेशन। तो मैम फिर रेस्पिरेशन क्या है, अभी आप हमको समझाइए। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है आपने जो ब्रीदिंग किया, उस ब्रीदिंग की सहायता से जो ऑक्सीजन अंदर गई है, उस ऑक्सीजन से वो फूड जो अभी आपने एसिमिलेट किया है उसको बर्न कर दो। समझ में आया? ये होता है रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले आपको क्या समझ में आया होगा कि ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, और साथ में बर्निंग ऑफ फूड। ब्रीदिंग हुई, ब्रीदिंग से क्या हुआ बताओ? ब्रीदिंग से क्या हुआ? ब्रीदिंग से हुआ बर्निंग ऑफ फूड। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इसी को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। और हम लोगों की क्या और इससे क्या हुआ बेटा जी? इससे हम लोगों को एनर्जी मिली, इससे हमको एनर्जी मिली। बस यही प्रोसेस है ब्रीदिंग। तो हम लोगों ने देखिए क्लियरली लिख रखा है, बिकॉज इट अकर्स इनसाइड द सेल्स ऑफ बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। हम लोगों के शरीर में, मल्टी सेलुलर एनिमल्स के शरीर में रेस्पिरेशन प्रोसेस सेल के अंदर होती है। और सेल का कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करता है बच्चों, जो एनर्जी बनाने में यूज हो? अच्छा, हम आपको कुछ याद दिला रहे हैं, क्लास 9th में आओ, सेल चैप्टर में आओ, याद करो, वहां पर आपको लिखवाया गया था पावर हाउस ऑफ सेल।
पावर हाउस ऑफ सेल क्या बना रहा था? एटीपी। एटीपी के लिए क्या लिखवाया गया था कि इट इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ये रेस्पिरेशन प्रोसेस चलती है और ढेर सारी एनर्जी बनती है जो हमारे शरीर में यूज होती है हर काम को करने के लिए। इस समय हम बोल रहे हैं हमको एनर्जी की नीड है, वो एटीपी ब्रेक डाउन होकर मुझे एनर्जी दे रही ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे समझा पाऊँ। क्लियर हुआ? तो डिफरेंस अब करते हैं, देखिए इसको देख लें। इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द सेल, यूज करते हैं किसमें? बर्निंग ऑफ फूड में, लिखवा चुके हैं, एंड रिलीजिंग वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ CO2 फ्रॉम बॉडी। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं मुन्ना? रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके आगे और एड ऑन कर सकते हो। एंड एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज्ड, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। क्लियर? तो मैम जी अब आप ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जल्दी से हमको डेफिनेशन बता दीजिए, क्योंकि मुझे समझ में तो आ गया है। ब्रीदिंग का मतलब ऑक्सीजन का अंदर लेना, CO2 को बाहर छोड़ना। ब्रीदिंग का मतलब द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिलीजेस CO2 इज कॉल्ड ब्रीदिंग। समझ में आ गया होगा? थोड़ी सी बात है। ब्रीदिंग का मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर छोड़ना। और ये कैसी प्रोसेस है मुन्ना? फिजिकल प्रोसेस। बॉडी के ऑर्गन्स को यूज करके हम लोग ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और CO2 को बाहर छोड़ दे रहे हैं, यही तो है। इसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा? व्हाट इज द रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन भी समझ चुके हो। ऑक्सीजन की सहायता से फूड को जलाना, फूड को बर्न कराना, फूड का ऑक्सीडेशन कराना, कुछ भी बोलो, फूड का कंबस्शन कराना, कुछ भी बोलो बच्चा, ये सारी चीजें सही हैं। और इसकी सहायता से हमको क्या मिलता है? बोलो क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। ऐसा कुछ होता है पता है? जो आप फूड लेते हो, फूड में जब ऑक्सीजन मिलती है तो यहाँ पर CO2 निकलता है, यहाँ पर वाटर निकलता है और यहाँ पर ढेर सारी एनर्जी। अब यहाँ पर एनर्जी मेन, इसी एनर्जी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पता है यहाँ पर बाई प्रोडक्ट्स कौन होंगे? ये CO2 और वाटर। देखो कितनी कमाल की बात है, यहाँ पर बाई प्रोडक्ट्स की फॉर्म में CO2 और वाटर निकल रहा है। द मेन प्रोडक्ट इज एनर्जी, जो कि हम लोग किस फॉर्म में लेते हैं बच्चा? ATP के फॉर्म में। तो यहाँ पर सेकंड जो व्हाट इज द रेस्पिरेशन? सो दैट इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस व्हिच इंक्लूड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग भी होती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं आएगा तो आगे का काम नहीं चलेगा। एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये बायोकेमिकल प्रोसेस है भाई, बॉडी के अंदर गया, ये केमिकल ही तो है, फूड केमिकल ही तो है, ऑक्सीजन केमिकल ही तो है। तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल में होता है, जहां पर इस फूड को ऑक्सीडेशन करके हमको क्या मिलती है? एनर्जी। तो बेसिक आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए मुन्ना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इसी के आगे प्रोसेसिंग समझाते हैं। वेरी गुड। तो बच्चों अब हमको पढ़ना है अबाउट कि कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है रेस्पिरेशन में। बहुत कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने, अब तक तो बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई प्रोडक्टिव पार्ट की कि ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है। ब्रीदिंग क्या होता है? ऑक्सीजन को लेना, CO2 को छोड़ना। रेस्पिरेशन क्या होता है? उसी ऑक्सीजन की सहायता से फूड को बर्न करना, यही तो है। और एनर्जी रिलीज करना। मैम एनर्जी कौन सी होती है अभी ये नहीं समझ में आया, तो ये उसी के लिए आपको लिखवाया जाएगा। देखिए सबसे पहले जो एनर्जी रिलीज होती है बच्चा, वो एनर्जी तुरंत हमारी पूरी बॉडी, ऐसा थोड़ी ना कि इधर एनर्जी बनी उधर हम लोग एक्टिव होकर सारे काम करने लगे, फिर थक के बैठ गए, चलो भाई फिर खाओ, फिर एनर्जी बनाओ, फिर एक्टिव हो, ऐसा नहीं होता। एनर्जी आपने खाना खाया, एनर्जी बनी, जो यूज़ के उस समय यूज़ के टाइम में यूज़ किया और फिर एक्स्ट्रा एनर्जी यूज़ हो गई इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP यही आपका मेन कंटेंट है एनर्जी का। सबसे पहले ATP के बारे में समझते हैं। ATP क्या है? एक एनर्जी करेंसी है। करेंसी का मतलब आपको पता होता है, मुद्रा कहते हैं इसको हिंदी में। आप लोग जब रुपए लेके जाते हैं उसमें दुकान पे, तभी तो आपको सामान मिलता है। तो जब तक आपके सेल के अंदर ATP नहीं रहेगी, तब तक आपके शरीर में एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर हुआ? सो द ATP इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बिकॉज The energy stored in ATP is used by the body cell। यही एनर्जी जो स्टोर होती है ये हमारी बॉडी सेल यूज करती है बहुत सारे काम के लिए। यार जो हम लोग लगातार कर रहे हैं, ये हाथ मोड़ रहे हैं, इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। हम इस समय क्या बोल रहे हैं आपके सामने, मुझे कैसी एक्टिविटी करनी चाहिए, ये सब जो आपको समझ में आ रहा है, ये नर्वस सिस्टम के कारण है यार। हमारा नर्वस सिस्टम 24 घंटे एक्टिव रहता है,
समझ में आया? हम लोग रात में भी सोते हैं ना, तब भी नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। सपने नहीं आते हैं क्या? हम लोग ऐसा तो है नहीं करवट लेते हैं तो बेड के नीचे गिर जाते हैं। हाँ, छोटे बच्चों की बात अलग है कभी कभार, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो यानी कि उस समय भी हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। यार नर्वस सिस्टम कुछ ऑर्गन्स है जो हमेशा एक्टिव होते हैं। आपका हार्ट हमेशा करता रहता है कि नहीं, धक धक धक। यार ये सब चीज़ें हैं जो कंटिन्यूअसली आपकी बॉडी में चलती है। उसके लिए एनर्जी नहीं चाहिए क्या यार? तो वो एनर्जी कौन देगा? एटीपी देगा। क्लियर हुआ? सो बैलेंस पर्पस देखिए कौन कौन से, कॉन्ट्रैक्शन, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स जो आपके शरीर में जिनकी नीड होती है। क्लियर हुआ? अब इस एटीपी का फुल फॉर्म याद करो मेरे साथ, वरना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट याद करिए मेरे साथ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब हमको एनर्जी की जरूरत होती है ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूटता है। किसमें किसमें? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में और एनर्जी में। और यही एनर्जी इक्विवेलेंट होता है 30.5 किलो जूल पर मोल। याद करो यार, 30.5 किलो जूल पर मोल। एक मोल से इतनी सारी एनर्जी रिलीज होती है, सिर्फ एक मोल। और हम लोग कितना सारा खाना खाते हैं इसलिए, इसीलिए तो हम लोग इतने एनर्जेटिक होते हैं यार। समझ में आया? एक मोल एटीपी से इतने किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा एक मोल एटीपी से। समझ में आया वरना? और एक मोल नहीं, बहुत सारे मोल एटीपी के बनते हैं। आप लोगों को बताएंगे कितने मोल बनते हैं एटीपी के। क्लियर है? वैसे तो ज़्यादातर तो ये मोल वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी आपको रटवा देंगे कि कितने मोल एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? इसके बाद एक छोटा सा बात आप देखिए, छोटी सी बात है, इसको समझिए। देखिए, respiration is just opposite to किसके? फोटोसिंथेसिस। पढ़ के आए हो फोटोसिंथेसिस? चलो बताओ, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट कैसे हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता मुन्ना? चीजें जुड़ रही थी, याद करो, चीजें जुड़ रही थी। छोटी सी रिएक्शन यहाँ लिख दे रहे हैं, 6CO2 प्लस 12H2O एरो बनाकर, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो यहाँ पर चीजें जुड़ रही थी। तो फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है? एनाबोलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन पे आइए। रेस्पिरेशन की रिएक्शन देखिए कैसी होगी, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन एरो बनाओगे, CO2 और वाटर ऐसे टूटेगा और ढेर सारी क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा। तो रेस्पिरेशन में चीजें टूट रहा है। आपको लग रहा होगा कि ऑक्सीजन तो भी जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का यूज होता है यार, ऑक्सीजन जुड़ता नहीं है उससे। तो यहाँ पर C6H12O6 टूटेगा किसमें? CO2 और वाटर में। तो ये कैसी प्रोसेस है? ये कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन। और एनाबोलिक का मतलब होता है कंबाइन। बात समझ में आई? दूसरा डिफरेंस देखो, ये पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी यूज होती है। यहाँ पर देखो सनलाइट की एनर्जी यूज नहीं हो रही थी, तो जो यूज होती है तो वो रिएक्शन कैसी कहलाती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। और रेस्पिरेशन में यहाँ देखो एनर्जी रिलीज हो रही मुन्ना, तो रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है? तो आपका आंसर होगा एक्सोथर्मिक। याद कर लो, रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, क्योंकि इसके बाद हम लोग तुरंत ही आ जाते हैं कि ऑर्गेनिजम्स में कैसे रेस्पिरेशन मौजूद होता है। तो एरोबिक और एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आपको वही क्लियर करते हैं। बच्चों अब हमको सीखना है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको रिवाइज कीजिए बार बार, और अब सीखिए व्हाट इज प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। बच्चों जो भी हम लोगों ने खाया उसको ऑक्सीजन की सहायता से बर्न किया, रिलीज की एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। लेकिन ये कैसे हुआ ये सीखते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज गया साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में, और वहां पर वो टूटा पायरुविक एसिड में। चीजों को लर्न करना शुरू करो। सबसे पहले यानी कि एट फर्स्ट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। एट फर्स्ट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। इसी को हम लोग पायरुवेट भी कहते हैं। देखिए ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हुआ? पायरुविक एसिड में, और उसको कुछ ऐसे लिखा जाता है। अब
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको ये समझ में आएगा कि आखिर ये सब ग्रुप्स हैं क्या। ये एसिडिक ग्रुप होता है, इसीलिए इसको पायरुविक एसिड कहते हैं। क्लियर है। अब इस पायरुविक एसिड का भाग्य आगे डिसाइड करेगा कि आखिर किस टाइप की एनर्जी बननी है। यानी कि द फेट ऑफ पायरुवेट इज टोटली डिपेंड ऑन दैट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट और एब्सेंट। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गई ना तो एरोबिक रेस्पिरेशन होने लगेगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिली इस बेचारे पायरुवेट को तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ करेगा। तो अगर ऑक्सीजन मिली, देखिए लिखा है द फेट ऑफ पायरुवेट इज डिपेंड ऑन दैट ऑक्सीजन इज अवेलेबल और नॉट। ऑक्सीजन पायरुवेट को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर ऑक्सीजन मिली तो कैसा रेस्पिरेशन बोला मैंने, एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन में देखिए क्या होता है, पायरुवेट कन्वर्ट होता है CO2 और वाटर में, और यहाँ पर ढेर सारी ATP बनती है, ढेर सारी। यस, ऑक्सीजन के मिलने पर ढेर सारी ATP बनती है, क्योंकि पूरा का पूरा पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है ढेर सारी ATP को बनाने में और CO2 और वाटर में। ये बेटू होता कहाँ है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। याद करो, शुरुआत में लिखवाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का फॉर्मेशन होता है ना, तो ये कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस सेल को हम लोग, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका नाम है क्रेब्स साइकिल कहते हैं इसको। ये क्लास 11 में कंप्लीट पढ़ोगे कि व्हाट इज क्रेब्स साइकिल, लेकिन थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, आपके अनसॉल्व में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक। वहाँ पर इजीएस्ट हो जाएगा। बाकी बोर्ड में आई थिंक जो चीज़ें NCERT में नहीं है वो चीज़ें नहीं दी जाती, तो इसलिए उतना वैल्यूबल नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए। अब एरोबिक रेस्पिरेशन तो समझ लिया आपने, लेकिन अगर इस पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या करेगा, तो बेटा ये सोचेगा कि मुझे कुछ ना कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिले। तो लिविंग, भाई ऑक्सीजन है नहीं उसके पास, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसको मिलता है ईस्ट सेल। ईस्ट एक प्रकार की क्या होती है, फंजाई। और इस फंजाई को जैसे ही ये पायरुवेट मिलता है उसको कन्वर्ट करता है इथेनॉल में और CO2। इथेनॉल इज अ अल्कोहल C2H5OH। ये अल्कोहल होता है मुन्ना, C2H5OH, और CO2 में रिलीज होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए व्हाट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो आप क्या बोलोगे कि इफ पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इन इथेनॉल एंड CO2 इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ड्यूरिंग anaerobic respiration when pyruvic acid is converted into ethanol and CO2, then this type of this process is called as alcoholic fermentation। ठीक है, इसी को anaerobic respiration भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, और जब ऑक्सीजन नहीं होती है तो anaerobic respiration कहलाता है। anaerobic respiration करके pyruvic acid किस में कन्वर्ट होता है, इथेनॉल और CO2 में से मदद कौन कर रहा है, ईस्ट सेल मदद कर रहा है, और बहुत ही लेस एनर्जी, लेस ATP यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ही कम ATP। ठीक, फिर अगर इसको एनिमल मसल सेल, दो जगह पर यूज हो रहा है, देखो अगर इसको एनिमल मसल सेल मिल गया तो बेटा लैक्टिक एसिड बनता है। अब लैक्टिक एसिड क्या है, जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं, आप लोगों ने भी अगर कभी जोश के साथ किया हो कि भैया एक्सरसाइज शुरू करो, तो आप लोगों के ये जो पीछे बैक साइड में, लेग के बैक साइड में जो एरिया होता है, यहाँ पर देखो थोड़ी टाइटनेस आ जाती है और पेन होता है हल्का हल्का सा, ठीक है। फिर 2 दिन के बाद फिर से टाइटाइफाइस मामला, एक्सरसाइज वगैरह सब बंद। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो प्रॉपर फिर इसको फॉलो करो। पायरुवेट अगर एनिमल मसल सेल में पहुंचा तो वहां भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, और एनारोबिक रेस्पिरेशन करके लैक्टिक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाएगा, और बहुत ही कम ATP यहाँ भी बनेगी। अब लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से कुछ होती है प्रॉब्लम, और उसे हम लोग कहते हैं क्रैम्प्स। यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन एनिमल मसल सेल कॉजेज क्रैम्प्स। वो क्रैम्प्स ऐठन के साथ दर्द को इंग्लिश में क्रैम्प्स कहते हैं। अब वो जो क्रैम्प है वो लगातार नहीं होता बेटा। हॉट वाटर अगर एप्लीकेशन किया जाए या हॉट ऑयल को अप्लाई किया जाए तो धीरे धीरे वहाँ का लैक्टिक एसिड क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और वो हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करा देगा, और सारा का सारा क्रैम्प खत्म। क्लियर हुआ, समझ में आया? फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेशन में क्या हुआ, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। यार जब हम बोला करें ना तो मेरे साथ आप रिवाइज करोगे ना, बहुत अच्छे से तैयार होगा। हम हैं, फिर क्या गम है बच्चों, पढ़ते रहो। तो
सबसे पहले ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। नाउ दिस पायरुविक एसिड इज डिपेंड ऑन दैट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट और नॉट। इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट then which type of respiration? Your answer is aerobic respiration. In aerobic respiration this pyruvic acid is converted into CO2 and water and lots of ATP, so we get energy from aerobic respiration. If oxygen is not available then this pyruvic acid is converted into ethanol and CO2 with the help of yeast. Clear? Yeast is a type of fungi. सो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन यानी कि अल्कोहल को बनाने के लिए यानी कि दारू फैक्ट्री में आपका क्या यूज होता है? ईस्ट। और कौन सी प्रोसेस? एनारोबिक रेस्पिरेशन। देन इफ एनिमल मसल सेल दिस पायरुविक एसिड इज रीच्ड, देन मतलब पायरुविक एसिड तो बनेगा ही, खाना खाएंगे तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तो बनेगा ही। देन दिस पायरुविक एसिड ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन इज कन्वर्टेड इनटू बोलो लैक्टिक एसिड and accumulation of lactic acid causes cramp. क्लियर हुआ? मेरे साथ देखा, फटाक से आपने पढ़ा भी और रिवाइज भी किया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मुन्ना, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। वेरी गुड। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम लोग कहेंगे टाइप। बच्चों अब हमको पढ़ना है अबाउट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए दो प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, एक को कहते हैं एरोबिक और एनारोबिक। कंप्लीट जानकारी हम लोग ले चुके हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। So the aerobic respiration takes place in presence of oxygen and anaerobic respiration takes place in absence of oxygen. कितनी छोटी सी डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। इसके बाद आप लोगों ने ये भी हम पॉइंट बता चुके हैं कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन चूंकि ऑक्सीजन मिलेगा तो कंप्लीट कंबशन हो जाएगा। जो आप खाना एसिमिलेट करवा रहे हो वो कंप्लीट बर्न हो जाएगा, कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाएगा। So the complete breakdown of food takes place in aerobic respiration और यहाँ पर incomplete breakdown of food takes place. Clear? थर्ड पॉइंट बिल्कुल आप लोगों को आता है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा मुन्ना? CO2 और वाटर। लेकिन जो यहाँ पर एंड प्रोडक्ट है वो या तो इथेनॉल और CO2 होगा और या तो लैक्टिक एसिड होगा। क्लियर? पूरी बातें आप समझ चुके हो। सबसे पहले ग्लूकोज किस में टूटा? पायरुविक एसिड में। और इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में। अब ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया सेल में क्रेब्स साइकिल के थ्रू पूरा का पूरा बर्नआउट होकर पूरा का पूरा कंबशन होकर किसमें कन्वर्ट होता है? CO2 में, वाटर में और इतनी सारी ATP में। ये दोनों क्या है? ये दोनों बाई प्रोडक्ट है। ATP सबसे ज्यादा जरूरी है, मेन हमको यही बनाना है। ठीक? और इधर अगर ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना और ऑक्सीजन बेचारे को नहीं मिली तो किसमें गया? ईस्ट सेल में। ईस्ट सेल में इसने क्या बनाया? इथेनॉल और साथ में थोड़ा सा CO2 और वाटर। थोड़ा सा नहीं, CO2 निकलता है। और एनिमल मसल सेल में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। इसलिए देखो एरोबिक रेस्पिरेशन की मेन साइट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ना। सो द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज माइटोकॉन्ड्रिया। और खुद बताओ एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए उसको ईस्ट सेल चाहिए या फिर एनिमल की मसल सेल चाहिए? सो द साइट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ईस्ट सेल और एनिमल मसल सेल। अभी आपने देखा यहाँ पर 38 ATP बन रही है यार, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज और यहाँ पर 2 ATP दिखाया, सो द लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो इतने सारे पॉइंट्स के साथ आप लोगों ने कंप्लीट किया आज का लेक्चर और अच्छे से आप लोग इसको स्टार्ट कीजिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बहुत इजी है। जैसे आपने न्यूट्रिटिव सिस्टम सीखा वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आप लोग सीख लोगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य के साथ इसको पढ़िए बच्चों, बहुत प्यार से आपको समझ में आएगा। कोई भी चीज़ की अगर क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपको और अच्छे से किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूँ। क्लियर? सो द चैनल इज सब्सक्राइब, जो आपका काम है। इसके अलावा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मन लगा कर पढ़िए। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।